वेलकम बैक टू रिवाइंड पैथ। बड़ी सरप्राइज मिली है, मार्वल ने थंडरबोल्ट्स ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है, तो आज हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे। इस ट्रेलर में काफी सारे ईस्टर एग्स हैं। ये एवेंजर्स मूवी से बहुत इंस्पायर लगता है, खासकर कुछ सीन में। जैसे हम देखते हैं न्यू एवेंजर्स टावर को जो वैल ने खरीदा है। हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में पता चला था कि टोनी स्टार्क ने अपनी टावर बेच दी थी और अब ये वही है। ट्रेलर में हमें एक नई वर्जन की सेंट्री भी दिखती है और ऑब्वियसली विंटर सोल्जर को देखते हैं जो थंडरबोल्ट्स टीम को इकट्ठा कर रहा है। ट्रेलर के एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन में थंडरबोल्ट्स का सेटअप हो रहा है। हाँ, ट्रेलर का अपना एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर ऑल द लेटेस्ट वीडियोस। ये बस शुरुआत है, अभी फर्स्ट टीजर ट्रेलर है और काफी ज्यादा फुटेज मिलेगा इस साल और अगले साल भी। अब अगर ट्रेलर के स्टार्टिंग से चलें शॉट बाय शॉट, तो येलेना बेलोवा रेड गार्डियन से मिलने जाती है और अपने अंदर की खाली फीलिंग के बारे में बात करती है। वो बता रही है कि कॉन्ट्रैक्ट किल्स करने से अब उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जो वो वैल के लिए करती थी। गार्डियन के घर के बाहर जो कार पार्क है वही कार है जो लेटर हमें दिखाती है जब वो सेंट्री के डेजर्ट फैसिलिटी से भाग रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो एक लिमो ड्राइवर का काम कर रहा है पैसा कमाने के लिए। वो ब्रैग करता है कि उसकी कार बुलेट प्रूफ है, जो बिल्कुल भी बुलेट प्रूफ नहीं होती। जब विंटर सोल्जर उस कार को तोड़ देता है वही वेपन यूज करके जो उसने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में निक फ्यूरी के खिलाफ यूज किया था। इस ट्रेलर में काफी मार्वल मूवीज के रेफरेंसेस हैं। विंटर सोल्जर अपनी फुल विंटर सोल्जर मोड में चला जाता है, बट इस बार थंडरबोल्ट्स टीम के खिलाफ। रेड गार्डियन को मोस्टली कॉमेडी रिलीफ के लिए यूज किया गया है। गार्डियन अपना घर जल्दी से साफ करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि येलेना को ये ना लगे कि उसका घर एक डिजास्टर साइट है। वो अपने दांत भी शायद सोप से ब्रश कर रहा होता है। अब गार्डियन के रूम में जो पोस्टर्स लगे हैं उनमें से कुछ उसके पुराने काम से रिलेटेड है। काफी चीजें गार्डियन के कैरेक्टर में कैप्टन अमेरिका से इंस्पायर्ड हैं। जैसे वो स्टीव रॉजर्स की काफी बातें करता है, कैप्टन अमेरिका को एडमायर करता है और चाहता है कि उसकी भी इज्जत वैसी ही हो। एक पोस्टर में उसने थॉर का हैमर उठा रखा है। एंड गेम में कैप्टन अमेरिका के हैमर उठाने का पैरोडी वर्जन है। गार्डियन अपने आसपास ऐसे पोस्टर्स लगा कर रखता है ताकि उसे अपनी पुरानी ग्रेट अचीवमेंट्स याद रहे जो उसने तब की थी जब उसे काफी टाइम पहले जेल में डाला गया था। याद रखो, उसका काफी टाइम जेल में गुजरा था क्योंकि ब्लैक विडो प्रोग्राम के हेड ने उसे निकाल दिया था। उसे प्रोग्राम में जगह नहीं चाहिए थी, इसलिए उसे जेल भेज दिया गया था। इसी वजह से ब्लैक विडो मूवी के स्टार्टिंग में उसे जेल से निकालना पड़ा था। ट्रेलर में एक और इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि वैरायटी ने अभी रिपोर्ट किया कि स्कारलेट जोहानसन थंडरबोल्ट्स मूवी की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। इसका मतलब ये हो सकता है कि नटाशा एके ब्लैक विडो का एक कैमियो हो फ्लैशबैक में, या फिर ये मार्वल का तरीका हो स्कारलेट से ब्लैक विडो मूवी के रिलीज के वक्त जो प्रॉब्लम हुई थी उसका सॉल्यूशन निकालने का। याद है ना, स्कारलेट ने मार्वल पे लॉ सूट किया था जब उन्होंने पैंडेमिक के वक्त ब्लैक विडो को डिज्नी प्लस पे ड्रॉप किया था। शायद मार्वल उसका कॉम्पेंसेशन देने के लिए ये कर रहा है क्योंकि कुछ थंडरबोल्ट्स कैरेक्टर्स का कनेक्शन ब्लैक विडो मूवी से है। ट्रेलर में वेयर इज माई माइंड गाना बजता है जब येलेना और रेड गार्डियन अपने जिंदगी के पर्पस के बारे में सोच रहे होते हैं। थंडरबोल्ट्स कैरेक्टर्स का कॉमनैलिटी ये है कि सबकी जिंदगी मेसअप है और वे अपने जीवन का मीनिंग ढूंढ रहे हैं। इस मूवी के दौरान उन्हें पता चलता है कि वैल सबके बीच एक कॉमन लिंक है जो सबको सीक्रेटली अपने काम के लिए यूज कर रही थी। जब उन्हें ये पता चलता है तो वो सब मिलके वैल से बदला लेने का प्लान बनाते हैं। यही चीज उन्हें टेम्पोरेरीली एक साथ लेकर आती है। आखिर में थंडरबोल्ट्स टाइटल का मतलब बदल के डार्क एवेंजर्स हो सकता है, लेकिन क्योंकि बात वैल की हो रही है और अब वो न्यू एवेंजर्स टावर में है जो पहले एवेंजर्स टावर था। वैल का पूरा स्पीच बैड गाइज और गुड गाइज के बीच के फर्क के बारे में है, लेकिन यहाँ ज्यादा बैड गाइज और वर्स गाइज की बात हो रही है। वैल अपने आप को लेस बैड गाय के रूप में देखती है जो और भी ज्यादा बुरी चीजों को खत्म करना चाहती है। मेरी अर्ली थ्योरी है कि मूवी के डार्क ट्विस्ट में वैल अपनी टीम को न्यू एवेंजर्स के नाम से बुलाएगी और एवेंजर्स का नाम चुरा लेगी। बेसिकली एंड गेम के बाद जो लेजिटिमेट एवेंजर्स बचे हैं उनसे ये नाम ले लेगी। ब्रेव न्यू वर्ल्ड ट्रेलर में थंडरबोल्ट रॉस, जो अब यूएस प्रेसिडेंट बन चुका है, सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका से कहता है कि इस वक्त कोई एवेंजर्स टीम नहीं है और वो सैम की मदद चाहता है नई एवेंजर्स टीम बनाने में। सरकारी लेवल पर एक ऐसी एवेंजर्स टीम चाहिए जो उनके कंट्रोल में हो। रॉस सैम से कहता है हेल्प मी रीबिल्ड द एवेंजर्स, लेकिन सैम विल्सन ट्रेलर में ये करने के लिए उत्सुक नहीं लगता है। वो पूछता है अगर हमारा डिसएग्रीमेंट हो गया तो
जैसे कि फिर से एक और सिविल वॉर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब अगर वैल, जो CIA की हेड है और थंडरबोल्ट रॉस के साथ काम कर रही है सैम विल्सन से पहले, अपनी न्यू एवेंजर्स टीम बना लेती है तो ये एक बड़ी ट्विस्ट हो सकती है। सैम अपनी टीम बनाने में ज्यादा वक्त लगाता है और वैल उसी वक्त टीम चुरा लेती है। इसलिए थंडरबोल्ट्स मूवी के दौरान शायद टीम का नाम बदलकर न्यू एवेंजर्स हो जाए। केविन फाइगी ने कॉमिक कॉन में कहा था कि टाइटल के एस्टरिस्क का मतलब एक बुलेट होल है, जिसमें 6 बुलेट होल्स हैं जो टीम के डिफरेंट मेंबर्स को दिखाते हैं। मुझे रेड गार्डियन का ये छोटा सा टॉक पसंद आया, जिसमें वो येलेना से झूठ बोल रहा है। वो कह रहा है कि वो पूरा है, लेकिन असल में वो कुछ और ही है। मार्वल स्टूडियोज के टाइटल रिवील में गेट का खुलना और उस वक्त येलेना का कहना कि there's something wrong with me काफी सिंबॉलिक लगता है। सेबास्टियन स्टैन और केविन फाइगी के मुताबिक इस मूवी में विंटर सोल्जर सबसे मेंटली स्टेबल कैरेक्टर है और वही टीम को इकट्ठा करता है जब वैल उनका धोखा देती है। यूएस एजेंट का एक शॉट दिखता है जहां वो अपने नए बेबी के साथ अपने घर में बैठा है और एक आर्टिकल पढ़ रहा है जो उसके मिलिट्री से डिस्चार्ज होने के बारे में है, फाल्कन और विंटर सोल्जर के इवेंट्स के वजह से। जैसे हमने उस शो के एंड में देखा था, उसने वैल के लिए काम करना शुरू कर दिया था ब्लैक ऑप्स मिशंस पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे येलेना कर रही थी। सब थंडरबोल्ट्स मेंबर्स को इनिशियली पता नहीं होता कि वो सब वैल के लिए काम कर रहे हैं। जब वो सेंट्री के फैसिलिटी में मिलते हैं तो सबको लगता है कि दूसरे उन्हें मारने आए हैं और वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन बाद में उन्हें समझ आता है कि ये एक ट्रैप था जिसमें वैल उन्हें खत्म करना चाहती थी। येलेना को लगा काम में डूब जाने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका काम बेसिकली दुनिया भर में ब्लैक ऑप्स मिशंस करना है। काफी इंटरेस्टिंग है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एक तरफ वो ब्लैक विडो का काम कर रही है, लेकिन वैल के लिए। रॉस के पास एक और फॉर्मर ब्लैक विडो भी है जो येलेना के साथ थी, जो ब्लैक विडो मूवी के इवेंट्स के बाद फ्री हुई थी और अब रॉस के लिए काम कर रही है। उस कैरेक्टर का नाम कीरा है। हांगकांग की लैब फैसिलिटी के ब्लास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां शायद वही ब्लैक विडो इन्वॉल्व्ड है। येलेना अपना रास्ता बनाते हुए एक कुछ लोगों से लड़ रही है, जैसे नटाशा ने आयरन मैन 2 में फाइट सीन किया था। याद है ब्लैक विडो मूवी में येलेना उसकी सुपर हीरो पोज का मजाक उड़ा रही थी। उसने कहा था "You're such a poser" और बाद में खुद भी थोड़ा सुपर हीरो पोज कर रही थी। शायद इस मूवी में भी वैसा करेगी। फिर हमें दिखाई देता है कि येलेना एक एलिवेटर से निकलती है सेंचुरी के फैसिलिटी के बॉटम लेवल पर, जहां वैल सीक्रेटली सेंचुरी बना रही थी। नोटिस करो, तुम देख सकते हो कि सारी लैब इक्विपमेंट रैप की हुई है। ये इसीलिए है क्योंकि सेंचुरी का क्रिएशन कंप्लीट हो चुका है, वो रेडी है। एक रियली कूल फाइट सीन होता है जिसमें सब एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। ये सीन अच्छा तरीके से दिखाता है कि कौन कैसे डिफरेंट स्किल्स रखता है, क्योंकि कुछ के पास सुपर सोल्जर सीरम है और कुछ के पास जैसे गोस्ट के सब अलग पावर्स हैं। नोटिस करो जॉन वॉकर के पास एक शील्ड है जो उसने खुद बनाई थी फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में। शायद ये थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन हो। ये टास्क मास्टर का नया लुक है जो कॉमिक्स के नए टास्क मास्टर वर्जन से मिलता जुलता है। फिर गोस्ट वापस आई है, उसका लुक भी ज्यादा कॉमिक बुक गोस्ट जैसा है। वो नाइफ को फेस करती है और फिर उसी को वापस फेंक देती है। एंटमैन एंड द वॉस्प के बाद काफी समय हो गया था जब हमने गोस्ट को देखा था। क्रेट्स पर तुम OE's लेटर्स देख सकते हो जो वैल की ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव है। नए थंडरबोल्ट्स रन में एलेक्सी काफी आउटर सर्कल से एफिलिएटेड है, जो एक दूसरी हाइड्रा टाइप ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ये थोड़ा मैडम हाइड्रा वाले आइडेंटिटी की तरफ हिंट लगता है कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। रीसेंट थंडरबोल्ट्स रन में बकी खुद को उस ऑर्गेनाइजेशन में डालकर उसे गिराने की कोशिश करता है और उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके थंडरबोल्ट्स टीम बनाता है। शायद मूवी में भी यही करते हुए दिखाएंगे। लगता है कि सब वैल को एवेंजर्स टावर पर रिवेंज किल करने जा रहे हैं। बिल्कुल वैसा लगता है जैसा टोनी स्टार्क के फर्स्ट एवेंजर्स मूवी में था, जहां वो ड्रिंक मिक्स कर रहा था और लोकी से बात कर रहा था ताकि टाइम निकाल सके और लोकी उसे ना मार सके। इस सीन का डार्क ट्विस्ट ये है कि वैल थंडरबोल्ट्स को बिल्कुल वैसे ही उलझा रही है जैसे स्टार्क ने लोकी को किया था ताकि वो उसे ना मार पाए। फिर जब वो एलिवेटर से बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर उतरती है तो ये एंड गेम के एवेंजर्स के एलिवेटर सीन का पैरेलल लगता है, जहां हल्क को स्टेयर्स पर जाना पड़ता है। अर्ली थियरी ये है कि वैल अपनी जान बचाने के लिए उनसे कह रही होगी कि उन्हें मारना सिर्फ एक टेस्ट था और अब वो उसके ऑफिशियल टीम का हिस्सा बन सकते हैं, और ये ऑफिशियल टीम बस उसके कहने पर न्यू एवेंजर्स बन जाती है, लेकिन ये ज्यादा कॉमिक्स के डार्क एवेंजर्स जैसे हैं। सेंट्री की बैक स्टोरी। फिर सेंचुरी का इंट्रोडक्शन एक फनी वे में होता है, जैसे वो रॉबर्ट रेनॉल्ड्स का वर्जन हो।
लेकिन MCU में उसका ओरिजिन थोड़ा बदल दिया गया है। कॉमिक्स में रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एक जंकी था जो एक और डोज के लिए डेस्परेट था और उसने गलती से गोल्डन सेंट्री सीरम ले लिया, जो वेपन्स प्लस प्रोग्राम का पार्ट था एक बेटर सुपर सोल्जर सीरम बनाने के लिए। उसने उसे मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स का पावर दिया। उसने सिर्फ एक ड्रग समझ के लिया था, लेकिन कॉमिक्स में इतना पावर मिलने के प्रोसेस में उसका माइंड फ्रैक्चर हो गया क्योंकि वो पहले से मेंटली अनस्टेबल था। इससे उसका एक ऑल्टरनेट पर्सनालिटी बन गया जो वॉइड के नाम से जाना जाता है, जो उसका इविल वर्जन है। उसके पास भी वही पावर्स हैं जो सेंचुरी के पास हैं, लेकिन कुछ अपने एक्स्ट्रा पावर्स भी हैं जो कभी भी उसका बॉडी कंट्रोल कर सकते हैं। सेंचुरी बेसिकली रॉबर्ट रेनॉल्ड्स का गुड सुपर हीरो वर्जन है जिसके पास इंसेन लेवल का पावर है। उसके पास कॉमिक्स में काफी अलग अलग पावर्स हैं, लेकिन मूवी में वो ज्यादा क्रेजी पावर्स जैसे टेलीपोर्टेशन, साइकोकिनेसिस या टेलीपैथी नहीं दिखाएंगे। वो उसे सुपरमैन लेवल के पावर्स तक लिमिटेड रखेंगे। होमलैंडर से रिलेवेंट है क्योंकि वो भी कंपाउंड वी सीरम से बना था जैसे सेंचुरी गोल्डन सेंट्री सीरम से बना है। फर्क बस ये है कि सेंचुरी अच्छा है जबकि होमलैंडर को पता होता है कि वो बुरी चीजें कर रहा है। जब होमलैंडर इविल चीजें करता है तो वो नहीं बदलता, लेकिन सेंचुरी के केस में उसका इविल वर्जन वॉइड कंट्रोल में आ जाता है और ये चीज ही उसका सबसे बड़ा डर होता है, खुद से। वो अपना कंट्रोल लूज करने से डरता है, लेकिन कुछ कॉमिक्स में उसने सेंट्री इन्फ्यूज्ड आइडेंटिटीज के साथ बार्गेन्स भी की है। तुम शायद लुइस पुलमैन को पहचान रहे हो, वो ये कैरेक्टर प्ले कर रहा है। हम उसे अच्छी तरह से देखेंगे HDR में। इस मूवी में वो एक बॉब का रोल प्ले कर रहा है, वैसे ही जैसे तुमने उसे टॉप गन मैवरिक में बॉब के रोल में देखा था। एक बॉब से दूसरे बॉब तक का सफर। ट्रेलर में हम उसे वॉइड फॉर्म में नहीं देखते, लेकिन ऐसा सुना है कि वॉइड का विजुअलाइजेशन कॉमिक्स से थोड़ा अलग होगा। कॉमिक्स में वॉइड एक दूसरा फिजिकल आइडेंटिटी होता है जो तुम्हें एक्चुअली दिखाई देता है और जिससे तुम फिजिकली लड़ भी सकते हो। लेकिन इस मूवी में वॉइड को जुजुत्सु काइसेन के डोमेन एक्सपेंशन जैसा दिखाया जाएगा, जहां वो लिटरली उसके माइंड में ट्रैवल कर सकता है और उससे वहां फाइट कर सकता है। और हाँ, काफी लोग सोच रहे हैं कि वो सेंट्री को कैसे रोक पाएंगे, क्योंकि उनमें से कोई भी इतना पावरफुल नहीं है कि उसे एक्चुअली हरा सके। वो तो उन्हें फाइट शुरू होने से पहले ही हरा देगा। ट्विस्ट ये है कि शायद वो उसे फाइट में नहीं हरा पाते, बल्कि उसे समझाते हैं, जिससे वो वापस सैनिटी में आ जाता है, ताकि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स का अच्छा वाला सेंट्री पार्ट शांत हो जाए। लेकिन मूवी के किसी पॉइंट पर हम शायद उसे ऑलमोस्ट फुल वॉइड फॉर्म में देखने वाले हैं। ट्रेलर के आगे के पार्ट में तुम सेंट्री का सिंबल देखते हो, जो उसके बूट्स पर भी है जब वो नए एवेंजर्स टावर के स्टेप्स से नीचे आ रहा है। शायद वैल टाइम पास कर रही हो ताकि थंडरबोल्ट्स उसे न रोके और सेंट्री आकर उन्हें मार दे और उसे बचा ले। लेकिन ऐसा लगता है कि सेंट्री फाइनली अच्छा बन जाता है। मूवी के अंत तक हमें रॉबर्ट रेनॉल्ड्स का अच्छा वर्जन मिलता है जो थंडरबोल्ट्स कैरेक्टर्स के साथ दोस्त बनाता है। थियोरेटिकली वो उस नए एवेंजर्स टीम का हिस्सा भी होगा जो वैल बना रही है, क्योंकि कॉमिक्स में वो नॉर्मन ऑसबॉर्न के डार्क एवेंजर्स टीम का हिस्सा था। लेकिन सबको जल्दी ही समझ आ जाता है कि वैल उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी जैसे ही फैसिलिटी लॉकडाउन में चली जाती है। ऐसा लगता है कि वैल सबको रिमोट से टर्मिनेट करना चाहती है बाय सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड, और फिर वैल अपने गून स्क्वाड को भेजती है सबको क्लीन अप करने के लिए, क्योंकि वो सब एक दूसरे को नहीं मार रहे होते। शायद वो उन्हें क्लोज सर्किट कैमरास के जरिए देख रही होती है। फिर हमें मूवी के दूसरे पार्ट्स दिखाए जाते हैं जहां येलेना बेलोवा साइंटिस्ट्स को कैप्चर कर रही है, लोगों को मार रही है, लैब से मटेरियल्स चुरा रही है। ये सब चीजें वैल को सेंट्री बनाने के लिए चाहिए थी। वैल सबको मारना चाहती है ताकि किसी को ये ना पता चले कि उसने सेंट्री कैसे बनाया। वो चाहती है कि कोई भी उसके खिलाफ कुछ ना कहे या उसका राज ना खोले। फिर एक सीन दिखाई देता है वॉशिंगटन DC में गवर्नमेंट के साथ। तुम लोकी का सेप्टर देखते हो जो एक केस में डिस्प्ले पर है। ऑब्वियसली अब उसमें माइंड स्टोन नहीं है। शायद ये एक म्यूजियम का सीन हो सकता है, क्योंकि बैकग्राउंड में द बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के बैनर्स दिख रहे हैं जो पहली एवेंजर्स मूवी से रिलेट करते हैं। शायद ये एक म्यूजियम एग्जिबिट हो बैटल ऑफ न्यूयॉर्क का। वैल के बगल में जो पर्सन खड़ा है वो उसका असिस्टेंट है, और शायद ये कॉमिक्स का सॉन्ग बर्ड वर्जन हो। बकी भी वहां हो सकता है, शायद US कांग्रेस में काम कर रहा हो, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है। लेकिन वो वहां पार्टी में वैल को देख रहा है, जानता है कि वो कुछ शेडी कर रही है। फिर एक मोन्टाज दिखाया जाता है जिसमें अलग अलग थंडरबोल्ट्स कैरेक्टर्स अपनी मिशंस पर जा रहे हैं जो वैल के कॉन्ट्रैक्ट किल्स का पार्ट है। वैल की स्पीच आती है जो ये समझा रही है कि हमेशा बैड गाइज और गुड गाइज का बिलीफ होता है। मार्वल विलन्स का आइडिया ये होता है कि वो खुद को विलन नहीं समझते। जैसे थैनोस को नहीं लगता था कि वो इविल है, उसे लगता था कि वो यूनिवर्स को बचा रहा है।
सेम आइडिया वैल के साथ भी है। वो शेडी काम तो कर रही है, लेकिन उसे लगता है कि वो एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स के लिए चीजें बेटर बना रही है। फिर रेड शर्ट्स सेंट्री पर गन्स के साथ ओपन फायर करते हैं, लेकिन नोटिस करो जमीन पर सब बुलेट्स पड़ी हैं और उसके शर्ट में होल्स हैं, लेकिन कोई ब्लड नहीं है क्योंकि वो सुपर पावरफुल है। उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो शायद वो सबको मार देगा। तुम देख सकते हो फाइल्स पर वॉच टावर लिखा है। ये सेंचुरी के वॉच टावर से इंस्पायर्ड है जो कॉमिक्स में था। तुमने ये एवेंजर्स टावर के ऊपर एवेंजर्स के रन के दौरान देखा होगा। शायद इस बेस को यही नाम दिया जा रहा है जहां इन्हें बनाया गया है। और देखो ये अलग अलग हेड्स जिन पर अलग अलग हेयर हैं। ये शायद इस बात की तरफ इशारा है कि वो गोल्डन सेंचुरी सीरम को डिफरेंट कैंडिडेट्स पर टेस्ट कर रहे थे। MCU में रॉबर्ट रेनॉल्ड्स शायद इकलौता है जो इन ट्रीटमेंट से सरवाइव कर गया। फिर ट्रेलर के येलो टाइटल्स में ये लाइंस दिखाई देती हैं, केयरफुल हु यू असेंबल। ये एवेंजर्स असेंबल का एक वर्ड प्ले है। जैसे मैंने पहले बताया, ये ओरिजिनल एवेंजर्स मूवी को काफी हद तक कॉपी कर रही है। अगर तुमने ओरिजिनल एवेंजर्स मूवी UK में देखी हो तो तुम जानते होगे कि उन्होंने कॉपीराइट रीजंस की वजह से टाइटल चेंज कर दिया था, इसीलिए UK में एवेंजर्स मूवी का नाम एवेंजर्स असेंबल रखा गया था। एक फनी सीन भी है जिसमें बकी अपने वाइब्रेनियम आर्म को डिशवॉशर में धोता है, फिर उसे वापस पहनता है। लगता है ये उसका आर्म क्लीन करने का तरीका है। उसका किचन काफी अच्छा लग रहा है, तो लगता है उसकी लाइफ में थोड़ा अपग्रेड हुआ है। फिर एक सीन आता है जिसमें वो US एजेंट के पीछे खड़ा होता है और कहता है व्हाट्स द प्लान। ये एवेंजर्स टावर के टॉप पर होता है जब थंडरबोल्ट्स टीम को एवेंजर्स जैसा असेंबल किया जाता है। जब येलेना बेलोवा कहती है दिस कुड गेट मेसी, ये मूवी के पहले सीन से है जब वो एक लैब को हिट कर रही होती है और सीरम का एक पार्ट ले रही होती है जो वैल सेंट्री बनाने के लिए यूज करती है। शायद ये गोल्डन सेंचुरी सीरम का एक पहला वर्जन हो। ट्रेलर के एंड तक हमें पोस्ट क्रेडिट स्टाइल का सीन दिखाया जाता है जिसमें बकी एक कॉन्वॉय को विंटर सोल्जर स्टाइल में टेक डाउन करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने विंटर सोल्जर मूवी में किया था। पता नहीं ये सीन एग्जैक्टली क्या है, लेकिन वैल का असिस्टेंट मॉनिटर देखते वक्त ये नोटिस करता है कि लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं। शायद ये तब का सीन है जब थंडरबोल्ट्स एवेंजर्स टावर में वैल के पीछे आ रहे होते हैं। लगता है मूवी के एंड तक वो एवेंजर्स टावर के टॉप तक फाइट करते हैं, रेड मूवी जैसे। अगर तुमने वो मूवी नहीं देखी तो जरूर देखना। फिर हमें सेंट्री दिखाया जाता है जब वो अपना सिंबल उठाता है जो उसके बेल्ट या चेस्ट के आसपास होता है। एक अर्ली थ्योरी ये है कि उसका सूट इस सिंबल से फॉर्म होगा, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, बिल्कुल टोनी स्टार्क के सूट्स की तरह। फिर वो कदमों से नीचे उतरता है एवेंजर्स टावर के अंदर फुल सेंट्री सूट में। फिर टाइटल रिवील होता है जिसमें एक एस्ट्रिस्क होता है जो लगता है जैसे बोल्ट्स फायर कर रहे हो। फिर एक फनी रिवील होता है जिसमें विंटर सोल्जर उसकी कार को बिल्कुल वैसे ही डिस्ट्रॉय करता है जैसे उसने निक फ्यूरी की कार को किया था, सेम टाइप के वेपन के साथ। और येलेना बेलोवा का रिएक्शन प्राइसलेस है, ओह दैट्स नॉट गुड, यू डोंट वांट दैट। एक अर्ली थ्योरी ये है कि वो तब तक नहीं दिखाया जाता जब तक थंडरबोल्ट्स उस फैसिलिटी से भाग नहीं जाते जहां सेंट्री बनाया गया था, क्योंकि वो सेपरेटली वैल को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि वो क्या कर रही है। उसके बाद वो फैसिलिटी में आता है और सबको एक साथ लाता है। फिर वो कहता है वी नीड टू फॉर्म अ स्क्वाड एंड गो आफ्टर वैल, क्योंकि उसे लगता है कि वैल अल्टीमेट इविल है, उसे रोकना जरूरी है। ट्रेलर के दौरान बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अगर तुम्हें कोई ईस्टर एग्स या रेफरेंसेस मिले जो मैंने कवर नहीं किए तो कमेंट में लिख देना। जैसे मैंने कहा, शायद हम इस ट्रेलर का और फुटेज इस साल के एंड या अगले साल के स्टार्ट में देखने को मिले। इस ट्रेलर का कुछ कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के साथ भी कनेक्शन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में।